फ्रेंड्स, हम इंसान हमारी पृथ्वी के विस्तार के आगे एक रज के समान बहुत ही बौने दिखाई देते हैं। और ये दूर जो बिंदु दिख रहा है आपको, वो हमारी पृथ्वी है, जो सौर मंडल के विस्तार के आगे कुछ भी नहीं है। और ऐसी 13 लाख पृथ्वी या सभी ग्रहों को लेकर सूर्य में समा जाए, इतना बड़ा है हमारा सूरज। और रात में किसी वीरान इलाके में अगर आसमान साफ हो तो आपको अंतरिक्ष में ये प्रकाशित पट्टा दिखाई देगा, जो हमारे ही गैलेक्सी द मिल्की वे का एक हिस्सा है। और आज तक हम ये जान पाए हैं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में ऐसी 100 करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तारों और ग्रहों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका आंकड़ा जान पाना हमारे बस के बाहर है। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब जो पिंड और विराट चीजें हम देख सकते हैं, वो सब का सब हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाकी का 95% हिस्सा वो है जिसे हम देख नहीं सकते। दोस्तों, ये 5% हिस्सा यानी हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब कुछ, और बाकी का 95% हिस्सा यानी कि डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी, जिसमें डार्क एनर्जी 68% है और डार्क मैटर 27%। दोस्तों, इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हम कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं और इतने छोटे हैं कि इनका मास नहीं के बराबर है। और इसलिए हम भविष्य में भी कभी शक्तिशाली से शक्तिशाली दूरबीन से भी इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके परिणामों को महसूस कर सकते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के पिंडों के बीच प्रतिबाधित होती रहती है और पिंडों को बहुत ही तेज रफ्तार से दूर धकेलती है, जबकि डार्क मैटर ब्रह्मांड के पिंडों को बिखरने से बचाता है और उन्हें आपस में बांधे रखता है, जकड़े रखता है। यहाँ मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा और उनके आगे लगने वाला शब्द डार्क ये बताता है कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, इसे हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। पर चले आज हम इस रहस्यमय पदार्थ को थ्योरेटिकल जितना समझ पाए हैं उसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। साल था 1933 का। एक स्वीस भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्ज ज़्विकी अंतरिक्ष में गैलेक्सीज पर स्टडी कर रहे थे। तभी उनकी नज़र कोमा क्लस्टर पर गई। क्लस्टर यानी ब्रह्मांड की बहुत सारी गैलेक्सीज का एक गुच्छा या समूह, जहां पर मल्टीपल गैलेक्सीज एक बिंदु का भ्रमण करती हैं। इस क्लस्टर के अध्ययन में ज़्विकी ने पाया कि इस क्लस्टर के केंद्र से दूर की गैलेक्सीज में उसके गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही तेज रफ्तार से गति कर रही थी। ज़्विकी समझ नहीं पाए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी केंद्र के नज़दीक की चीज़ तेज रफ्तार से केंद्र का भ्रमण कर सकती है, लेकिन बहुत दूर की चीज़ उस केंद्र की नज़दीक की चीज़ जितनी तेज रफ्तार से भ्रमण नहीं कर सकती। और अगर वैसा करेगी तो केंद्र को छोड़कर दूर चली जाएगी, बिखर जाएगी। जैसा कि दोस्तों, अगर कोई झूले पर बैठा है और झूला अगर निर्धारित गति से घूम रहा है तभी वो इंसान उसमें बैठा रहेगा, और अगर झूला अपने निर्धारित रफ्तार से तेज गति से घूम रहा है तो वो इंसान वहां से बाउंस होकर गिर जाएगा, झूले से बिखर जाएगा, अगर उसने बेल्ट नहीं बांधा है तो। और दोस्तों, ज़्विकी ने ये पाया कि इस क्लस्टर के केंद्र से नजदीकी गैलेक्सी जितनी रफ्तार से गति कर रही थी, उतने ही रफ्तार से क्लस्टर के केंद्र से बहुत दूर की गैलेक्सी भी भ्रमण कर रही थी। और ज़्विकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन दूर की गैलेक्सीज को क्लस्टर में जो बांधे रखता है वो बेल्ट आखिर क्या है, क्योंकि अब तक तो ये दूर की सारी गैलेक्सीज क्लस्टर को छोड़कर बिखर जानी चाहिए थी। और इसी कश्मकश में वैज्ञानिक ज़्विकी ने और ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने पाया कि इन सारी गैलेक्सीज और केंद्र के बीच किसी अदृश्य पदार्थ का अस्तित्व है। और ये पदार्थ ही है जो बेल्ट का काम करता है, जो इन गैलेक्सीज को इस क्लस्टर से बांधे रखता है, वो बाहर नहीं जाने देता है। और ये भी सामने आया कि हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सारी भौतिक चीज़ें हैं। दृश्य ब्रह्मांड के सिर्फ 5% हिस्से को ही कवर करती हैं और बाकी के 95% विस्तार में कोई अदृश्य पदार्थ मौजूद है। और इस अदृश्य पदार्थ को फ्रिट्ज ज़्विकी ने नाम दिया द डार्क मैटर। अब इस नई खोज के लिए नोबेल पाने की इच्छा के साथ ज़्विकी ने एक रिसर्च पेपर बनाया। पेपर पब्लिश भी हुआ, पर कोई खास प्रतिशत नहीं मिला, क्योंकि ग्रह, तारे, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं, गामा वेव्स, नक्षत्र और ब्लैक होल, इन अनोखे रहस्यों के अध्ययन में जुटे वैज्ञानिक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो लोग ये जो कुछ भी देख रहे हैं वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। इससे अच्छा तो उन्होंने ये मानना आसान समझा कि ज़्विकी के रिसर्च में कोई भूल हुई होगी और ज़्विकी की इस महान खोज का
को अस्वीकार किया गया और ऐसे ही करीब 27 साल बीत गए। अब वर्ष था 1960 का और एक महिला भौतिक वैज्ञानिक वेरा रोबिन हमारी पड़ोसी गैलेक्सी द एंड्रोमेडा पर रिसर्च कर रही थी और इस रिसर्च के दौरान रिजल्ट उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ रहा था। गणना में कुछ भूल हुई होगी, ऐसा सोचकर रोबिन ने फिर से नए सिरे से रिसर्च की, पर फिर भी वही रिसर्च रोबिन वही आश्चर्य का अनुभव कर रही थी जो 27 साल पहले ज़्विकी ने किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ तारों की गति अद्वितीय रूप से बहुत तेज थी और उनकी इतनी तेज गति के पीछे सिर्फ 2 ही कारण हो सकते थे। एक तो ये कि न्यूटन गलत थे और उनके सिद्धांतों में बदलाव करने की आवश्यकता थी, और दूसरा ये कि ब्रह्मांड के पिंडों के बीच किसी अज्ञात पदार्थ का अस्तित्व होना। अब भौतिक विज्ञान के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर आइजैक न्यूटन के नियमों को चैलेंज करने की हिम्मत रोबिन में नहीं थी, इसलिए उसने ज़्विकी की डार्क मैटर वाली थ्योरी को ही सही मान लिया और उस पर रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। शुरुआत में तो रोबिन के रिसर्च को गंभीरता से नहीं लिया गया, पर अन्य भौतिक वैज्ञानिकों और खगोलविदों और संस्थाओं के रिसर्च में भी सेम बात निकलकर सामने आई। दोस्तों, जब वस्तु सामने ना हो तो उस पर विश्वास करें या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन जब वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष हो तब ये अविश्वास का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। और आखिरकार भौतिक वैज्ञानिकों ने उस अज्ञात पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार लिया। अब दोस्तों, इस अज्ञात पदार्थ के स्वीकार करते ही कुछ प्रश्न खड़े हुए, जैसे कि ये अज्ञात और अदृश्य पदार्थ किस चीज का बना है, और जैसे अन्य पार्टिकल मिलकर दृश्य ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, क्या वैसे कोई खास कण भी इस अज्ञात पदार्थ का निर्माण करते होंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि इस अज्ञात पदार्थ और अदृश्य पदार्थ के पार्टिकल्स किसी भी अन्य भौतिक वस्तु के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ये कण अंतरिक्ष में से हर सेकंड हम पर बरसते हैं और हमारे साथ कोई भी इंटरेक्ट किए बिना हमारे आर पार निकल जाते हैं, मानो कि यह हमारे दुनिया के लिए कोई अदृश्य या घोस्ट या भूतिया कण हो। और इसलिए एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यह डार्क मैटर बनाने वाले पार्टिकल्स भले ही हमारे साथ कोई इंटरेक्शन न करते हों, पर वो अपने जैसे दूसरे कोई अज्ञात पार्टिकल्स के साथ अगर इंटरेक्शन करते हैं तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि हो ना हो ऐसे पार्टिकल्स में अंदर अंदर इंटरेक्शन करके हमारे दृश्य ब्रह्मांड जैसे ही ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बना लिए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस दृश्य ब्रह्मांड के बीच में ही कोई अदृश्य ब्रह्मांड मौजूद हो। दोस्तों, प्रश्न बहुत सारे थे पर जवाब एक भी न था, और सही जवाब तो आज भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी डार्क मैटर की खोज में हमें कुछ हद तक सक्सेस मिली है। दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों पार्टिकल्स मिलकर हमारे दृश्य ब्रह्मांड के अणु का निर्माण करते हैं, और ऐसे कई सारे अणु मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और खास बात ये कि ये सारे के सारे अणु एक दूसरे के साथ कम या ज़्यादा तौर पर इंटरेक्शन करते हैं। अब हमारा पूरा ब्रह्मांड सिमेट्री पर टिका है। दोस्तों, सिमेट्री यानी आसान शब्दों में कहें तो कुदरती संतुलन या समरूपता, और ब्रह्मांड की हर वस्तु का अस्तित्व संतुलन के साथ बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ संतुलित है। जन्म और मृत्यु से जीवन चक्र का संतुलन बना हुआ है। सर्जन और विनाश भी एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं, और इस संतुलन के ही कारण ब्रह्मांड की कोई भी चीज अपनी हद से बाहर नहीं जाती है। हर चीज अपनी सीमा रेखा में रहती है, और इस संतुलन या सिमेट्री के ख्याल वाले ब्रह्मांड को वैज्ञानिक स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। लेकिन आज ये जरूरत आन पड़ी है कि वैज्ञानिकों को ये लगता है कि हम पार्टिकल्स को इस ब्रह्मांड के बारे में जितना भी जानते हैं वो बहुत ही कम है। हमें एक तरफ तो ये लगता है कि इस ब्रह्मांड को हम समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के समझने की अभी पहली सीढ़ी को भी नहीं चढ़ पाए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसे एक दो नहीं लेकिन पार्टिकल्स का एक समूह है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और इसी के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया स्टैंडर्ड मॉडल बनाया है जिसे वो कहते हैं सुपर सिमेट्री। और सुपर सिमेट्री के मॉडल में हम जिसे आज तक नहीं जान पाए हैं उन पार्टिकल्स का नाम दिया गया है एस पार्टिकल्स। और लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिक इस एस पार्टिकल का प्रयोग पूरे जोश से कर रहे हैं, और वो प्रयोग के द्वारा इस भूतिया कणों के होने का सबूत चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबूत मिले तो आखिर मिले कैसे? क्योंकि डार्क मैटर को हम किसी भी हाल में देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मास नहीं के बराबर है,
और ये कण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रेविटी के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। तो जिसे हम देख ही नहीं सकते, जिसे हम पकड़ ही नहीं सकते, उसकी आखिर मौजूदगी हम दर्ज करें तो कैसे। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास इस बात का भी तोड़ है, क्योंकि वैज्ञानिक वो कीड़ा है जिसके पास नियति के हर सवाल का जवाब ढूंढने की काबिलियत है। और दोस्तों इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस लार्ज कोलाइड में ऐसे संरचना बनाई है जहां पर चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के दौरान जब ये भूतिका कण गुजरेंगे तो ऊर्जा में कुछ हद तक बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे कमी आएगी, और उस मास और एनर्जी के कैलकुलेशन के आधार पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से वैज्ञानिक ये जान पाएंगे कि इस डार्क मैटर का अस्तित्व है या नहीं है। और अगर ये प्रयोग सक्सेस हो जाता है और हमें डार्क मैटर मिलता है तो फ्रेंड्स फ्यूचर में यूनिवर्स की खोज में और इस यूनिवर्स में भी समझ लो कि गजब का छा जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो हमें सर आइजैक न्यूटन के नियमों में फेरबदल करना ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्या लगता है, क्या डार्क मैटर की मौजूदगी को हम साबित कर पाएंगे या फिर सर आइजैक न्यूटन के नियमों में हमें फेरबदल करना पड़ेगा? दोस्तों अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट में जरूर पूछें।